नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है वुमेन वर्कर्स का अटैक स्पिनिंग जेनी पे जो था उसके बारे में। ठीक, अब ये जानेंगे कि स्पिनिंग जेनी था क्या। स्पिनिंग जेनी क्या किसी पर्सन का नाम था जिसपे वुमेन जो थी बहुत गुस्सा हुई किसी वजह से और उन्होंने उस पर अटैक किया? नहीं, स्पिनिंग जेनी एक डिवाइस था जिसे कि 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। इस डिवाइस की खासियत क्या थी कि इसमें एक व्हील लगा होता था जिसको कि घुमा दिया जाता था व्हील को, और ढेर सारी स्पिंडल्स एक साथ लगी होती थी और उन पे जो धागे थे वो अपने आप स्पिन हो जाते थे, धागे उसमें लपेट दिए जाते थे अपने आप। ठीक है, बस व्हील चलाना होता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती थी और एक साथ ढेर सारी रील्स जो थी, स्पिंडल्स जो थी वो तैयार हो जा रही थी। ढेर सारी स्पिंडल्स तैयार हो रही थी, समय कम लग रहा था, वर्कर्स की ज़रूरत कम थी, तो इसलिए लोग जो थे वो इस मशीन का यूज़ करने लगे थे। और उस टाइम में क्या होता था कि ये जो धागे थे तो उनको जो वुमेन थी वो अपने घरों से ही ये काम कर लिया करती थी, उसे वो हाथों से लपेटती थी। अब हाथों से लपेटने में समय ज़्यादा लगता था, वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए होते थे। यहाँ पर यही काम इस मशीन से बहुत जल्दी हो रहा था और कम वर्कर्स में हो रहा था, तो इसीलिए कि अब इन वर्कर्स की जगह जो है वो ये मशीन ले रही थी, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट के डर से जो वीमेन थी उन्होंने इस पर हमला करना, इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी है यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है। इन द 17th century merchants from towns in Europe began employing peasant and artisans within the villages। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 17th सेंचुरी में यूरोप के जो टाउन के मर्चेंट्स थे उन्होंने विलेजेस में जो आर्टिसंस थे और पेजेंट थे उनसे काम कराना क्यों शुरू किया। ठीक, तो अगर हम देखें 17th और 18th सेंचुरी में टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो डेवलप हो रही थी और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो था वो एक्सपेंड हो रहा था। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट का विस्तार हो रहा था और साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो अदर कंट्रीज़ को क्या कर रही थी, कॉलोनाइज कर रही थी। ठीक है, तो डिमांड जो थी चीज़ों की बढ़ती जा रही थी। अब जो ये डिमांड बढ़ती जा रही थी इसे पूरा किया जाना था। डिमांड कैसे पूरी हो सकती थी कि और ज़्यादा लोग जो है इस काम में इन्वॉल्व हों, लेकिन जो शहरों में पहले से लोग काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके गिल्ड्स बन रखे थे। गिल्ड्स मतलब एक जैसे लोगों का ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जो एक जैसा काम कर रहे हैं, उनका अपना ग्रुप बन रखा है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स बनाकर रखे हैं, तो उनके जो ये गिल्ड्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे। ये क्या करते थे, जो भी काम हो रहा है उस पर अपना कंट्रोल रखते थे। मतलब जिससे काम करा रहे हैं, जो ये गिल्ड्स बन रखे थे, ये जिससे भी काम करा रहे हैं, मतलब जो पहले से काम कर रहे थे शहरों में, वो लोग जिससे भी काम करा रहे हैं उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखते थे, चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखते थे। जिससे काम करा रहे उसे बाकायदा ट्रेन करते थे। ठीक है, उसे कौन सी चीज़ मार्केट में किस कीमत में जाएगी ये सारा फैसला वो लेते थे। अच्छा, ये पावरफुल थे। ठीक है, एक साथ भाई मिलके काम कर रहे हैं तो पावरफुल थे। साथ ही साथ जो उस समय रूल कर रहा है जहाँ पर, उन्होंने भी इनको पूरी छूट दे रखी थी कि अपने अकॉर्डिंग ये काम कर सकें। अब इसी टाइम में क्या है, डिमांड चीज़ों की बढ़ रही थी, उस डिमांड को पूरा करना संभव नहीं था कि सिर्फ इनके जरिए, जो शहरों में काम कर रहे हैं इनके जरिए ही पूरा किया जा सके, या जितने लोग काम कर रहे हैं पहले से इनके जरिए पूरा किया जा सके। अब जो नए मर्चेंट्स थे, ठीक है, जैसे हम देखते हैं किसी भी कोई एक प्रोडक्ट है वो आया मार्केट में, फिर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो उसको बनाने लगते हैं। पहले कोई एक ब्रांड ही बनाता है एक प्रोडक्ट को, फिर बहुत सारे ब्रांड्स बनाने लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि अलग अलग ब्रांड, अलग अलग जो लोग हैं नाम अलग दे देंगे ब्रांड का, बट क्या रहेगा, बनाएंगे वही चीज़। तो बहुत सारे लोग उस मार्केट में आना चाह रहे थे, बट ये गिल्ड्स जो इतने पावरफुल थे ये किसी नए को उसमें आने नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से जो नए मर्चेंट्स थे इन्होंने गाँव, शहरों से गाँव की तरफ रुख किया, और जो गाँव में पेजेंट थे, आर्टिसंस थे, उनके पास कितनी खेती हो रही है, किसी के पास खेती कम है, किसी के पास कभी खेती कम हो रही है, तो इसलिए उनको भी ये ऑफ़र अच्छा लगा। जब उनसे कहा गया कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको ये काम करना है, तो उनको भी ऑफ़र अच्छा लगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
क्यों अच्छा लगा? एक तो उनकी उपज जो थी उनके काम भर की नहीं हो रही थी, दूसरा ये कि वो अब घर में रहकर ही ये काम कर सकते थे, उसके लिए उन्हें कहीं बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी फैमिली में रहकर जो काम था उस काम में फैमिली के लोग भी हाथ बटा सकते थे। खेती भी कोई देख सकता था, उसके अलावा जो काम ये मर्चेंट्स उनके लिए ले गए थे उस काम को भी घर के लोग मिलकर काम करा सकते थे। तो इसी वजह से इन्होंने जो कंट्री साइड के पुअर पेजेंट एंड आर्टिसंस थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो मर्चेंट्स उनके लिए ऑफर लाए थे कि वहाँ से काम कराएं। तो यही रीज़न था कि शहरों में चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, शहरों में जो गिल्ड्स बन रखे थे, जो लोग काम करा रहे थे पहले से, वो नए लोगों का प्रवेश उसमें नहीं होने देना चाहते थे। और डिमांड तो थी, इसी वजह से जो मर्चेंट्स थे यूरोप के शहरों के, वो क्या किए, उन्होंने रुख किया गांवों की तरफ का, और गांव के लोगों गांव के जो पेजेंट थे और आर्टिसंस थे उनसे काम कराना इन्होंने शुरू किया। ठीक है। इन द 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, preceding them to produce for an international market. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing, but merchants could not expand production within towns. ठीक है। This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. ठीक है, ये पावरफुल थे क्योंकि एक तो इन्होंने अपने गिल्ड्स बना रखे थे, अपने ग्रुप बना रखे थे, अपने फैसले लेते थे, उसके अलावा रूलर की तरफ से भी इन्हें पावर दे दी गई थी। इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन्स। ठीक है, तो ये मेन है कि उनके लिए डिफिकल्ट था कि वो क्या करें, अपने बिजनेस को वहां पर लगा सकें। इसी वजह से वो क्या किए, शहरों से गांवों की तरफ चले गए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी है यहाँ पर। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड में सूरत पोर्ट जो था वो डिक्लाइन पर क्यों आ गया, वो डिक्लाइन क्यों हो गया, हाशिए पर क्यों आ गया? तो अगर हम देखें मशीन इंडस्ट्रीज जब आई हैं उसके पहले का टाइम देखें तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन सिल्क टेक्सटाइल जो था उसका पूरी तरह से दबदबा था इंटरनेशनल मार्केट पे। यहाँ से चीज़ें तैयार होती थी और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी तो वहाँ पर जाती थी। इसके लिए काम कौन करता था? जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन बैंकर्स थे, वो इसमें पैसे लगाते थे क्योंकि यहाँ के जो वीवर्स थे या फिर यहाँ के जो फार्मर्स थे वो तो उतने अमीर थे नहीं। ठीक है, तो यह क्या था कि इनको पैसे, जो फाइनेंस का काम करते थे इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडियन बैंकर्स जो थे, ये फाइनेंस का काम करते थे, अपने पास की पूंजी भी लगाते थे, लोन पे भी लेते थे क्योंकि इन्हें पता है कि मार्केट में डिमांड है, चीज़ें जब हम सप्लाई कर देंगे तो फिर हमें पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए वो लोग इसमें पैसे लगाते थे। अब जो इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स थे इसमें पैसे लगाते थे। पहला तो ये लोग क्या करते थे, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए पहले तो ये फाइनेंस का इंतजाम करते थे, व्यूअर्स को पैसे दे देते थे। व्यूअर्स जब कपड़े रेडी कर देते थे तो ये उन कपड़ों को ले जाते थे कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स, तो कलेक्ट करते थे गुड्स को और फिर उसको ले जाकर एक्सपोर्टर्स जो होते थे उनको सप्लाई करते थे। अब ये चीज़ें जो थी वो पोर्ट पर जाती थी, पोर्ट के जरिए वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती थी। ठीक है, सामान रेडी हो गया, एक्सपोर्टर जो थे उनको सप्लाई हो जाता था, वहाँ से वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी सूरत एंड हुगली पोर्ट से। ठीक है, जिसके जरिए ये जो मर्चेंट्स थे और जो इनलैंड एरियाज थे जहाँ पर काम हो रहा है वो, और कह सकते हैं ये पोर्ट, ये सारे क्या है एक दूसरे से लिंक थे, इस तरीके से काम होता था। लेकिन 70-50s से हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी चेंज आता है। जो इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स ये सारी चीज़ें देखते थे उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, बाई 70-50s दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वॉज ब्रेकिंग डाउन। इंडियन मर्चेंट्स के हाथ से चीज़ें जो हैं वो निकलने लगती है और अब आती है कंपनीज के हाथ में। कंपनी जो कि पावरफुल हो रही होती है, तो जो लोकल कोर्ट है, कंपनी पहले उस पर अपना दबदबा बनाती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है बहुत तरह के कंसेशन जो है वो लोकल कोर्ट से प्राप्त कर लेती है, यानी कि कंपनी जो है वो आसानी से ट्रेड कर सकेगी। इस तरीके के कंसेशन जो है वो कोर्ट से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे मोनोपोली राइट्स जो है कंपनी जो है वो ले लेती है लोकल कोर्ट से, और इसके बाद कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगती है। बम्बई और कलकत्ता बंदरगाह से, बम्बई और कलकत्ता पोर्ट से कंपनी अपना ट्रेड करने लगती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है, पहले जो मर्चेंट्स ट्रेड करते थे वो कहाँ से करते थे? सूरत एंड हुगली से। कंपनी आ गई, कंपनी के हाथ में पावर आ रही है, कंपनी कहाँ से कर रही है? वो कलकत्ता और
बम्बई बंदर पोर्ट से वो कर रही है ट्रेड। ठीक, तो इसकी वजह से पुरानी चीज़ें जो हैं, यानी कि पुराने पोर्ट जो हैं उनका यूज़ कम हो रहा है, नए पोर्ट्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से जो पुराना यानी कि सूरत पोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक वो मर्चेंट्स के हाथ में था, जब तक मर्चेंट्स वहाँ से ट्रेड कर रहे थे, तब तक क्या था कि सूरत पोर्ट से हो रहा था। जब कंपनी के हाथ में आ गया तो कलकत्ता और बम्बई पोर्ट से होने की वजह से सूरत पोर्ट जो है वो डिक्लाइन पर आ गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1D है यहाँ पर, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कंपनी द्वारा गोमास्ता को इंडियन वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया जाना। ठीक है, तो 1960s एंड 70s के टाइम में जब तक कंपनी जो है उसके अंडर में बंगाल और कर्नाटक नहीं आए थे, तब तक कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती थी। किसके लिए? इंडियन क्लोथ्स जो थे उनके लिए, इंडियन टेक्सटाइल के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती थी। किसके साथ? क्योंकि इंडियन क्लोथ जो था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। फाइट होती थी पुर्तगीज़, डच, फ्रांसिस, इन सभी के साथ होती थी। बोली लगती थी, मोल भाव होता था, जो अच्छे रेट दे रहा है उसे सामान दे दिया जाता था, उसे ये गुड्स दे दिए जाते थे। तो कंपनी को वहाँ पर फाइट करनी पड़ती थी। अब कंपनी क्या चाहती थी? अपने हाथ में ये कंट्रोल लेना। तो जब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई तो कंपनी ने चाहा कि पूरी तरह से उसका अधिकार हो, इसे एक्सपोर्ट करना, इसकी सप्लाई करना, ये सब कुछ हमारे हाथ में हो। ब्रोकर्स जो हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि बीच में बिचौलिए जो हैं वो ना रहें। कंपनी अपने अकॉर्डिंग इनको सप्लाई कर सके, और इसके अलावा जो इनकी लागत मूल्य आ रही है उसे कम किया जाए, उसे घटाया जाए। इसके लिए कंपनी जो थी उसके लिए उन्होंने गोमास्ता की नियुक्ति की। गोमास्ता जो कि पेड सर्वेंट होते थे और ये पूरी तरह से इंडियन वीवर्स जो थे उन पे कंट्रोल रखते थे, यानी कि इंडियन वीवर्स को सुपरवाइज करते थे। साथ ही जब सामान जो था वो रेडी हो जाता था उसे कलेक्ट करते थे, और उसको फिर उसकी क्वालिटी जो थी उसे भी एग्जामिन करने का काम होता था गोमास्ता का। ठीक है, तो गोमास्ता क्या करते थे? इंडियन वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, सप्लाईज को कलेक्ट करते थे, और क्लॉथ की जो क्वालिटी होती थी उसे एग्जामिन करने का काम करते थे। ठीक, तो कंपनी ने यानी गोमास्ता की नियुक्ति की, किस लिए की? इंडियन वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए, पूरी चीज़ों पर अपना अधिकार लेने के लिए, अपने अधिकार में चीज़ों को लेने के लिए गोमास्ता क्या करते थे? इस तरीके से एग्जामिन वगैरह करते थे। इसके अलावा ये जो इंडियन वीवर्स थे उन्हें पहले से एडवांस में पैसे दे दिया करते थे, और अब जो इंडियन वीवर्स इनसे पैसे ले लेता था उसे क्या करना पड़ता था? पैसे लेने के बाद जो इंडियन वीवर्स थे वो अदर बायर्स के लिए काम नहीं कर सकते थे, तैयार माल किसी और को नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने गोमास्ता से पैसे लिए, इसलिए उन्हें गोमास्ता के लिए ही काम करना पड़ता था। हालांकि ये गोमास्ता जो थे ये बाहर से थे, इसलिए इनका व्यवहार जो था वो बहुत ही बुरा था इंडियन वीवर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि इंडियन वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए गोमास्ता की जो नियुक्ति थी वो किस लिए थी? वो क्योंकि कंपनी को जो सप्लाई थी वो सही से नहीं मिल रही थी। जब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई तो कंपनी पूरी तरह से सप्लाई पर अपना अधिकार चाहती थी कि वो जब चाहे, जिसे जहां चाहे वहां पर वो सप्लाई करे। ठीक है, इसके अलावा बिचौलियों को खत्म किया जाए, लागत मूल्य को कम किया जाए, इसके लिए गोमास्ता की नियुक्ति की गई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ठीक है, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। यहाँ पर फर्स्ट यानी कि ए है, एट द एंड ऑफ द 19th century 80% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन यूरोप वाज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 19th century के एंड तक, 19th century यानी कि 1800 से लेके फिर आप 1900 के पहले तक का जो टाइम है वो आपका आता है 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इस टाइम में यूरोप में क्या है कि यूरोप का जो 80% वर्क फोर्स था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा था या उस पर एम्प्लॉयड था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ गई थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई थी, टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदे भी मिल रहे थे, काम भी जल्दी हो रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जो लोग, जो ट्रेडर्स थे या फिर कह सकते हैं जो बिजनेसमैन थे, वो इनका यूज़ उतनी तेज़ी से नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, यूरोप में वर्कफोर्स जो थी वो आसानी से मिल जा रही थी।
आसानी से मिल जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास काम भी नहीं था, तो इसलिए वहां पर जो लेबर है वो आसानी से मिल जा रहे थे, और उनके आसानी के से मिलने की वजह से क्या था, उनकी कॉस्ट भी जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। अब मशीन अगर लोगों को खरीदनी है, टेक्नोलॉजीज आ गई, मशीनें खरीदनी है, तो उसके लिए क्या है, एक अच्छी खासी राशि जो है, अच्छा खासा अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ मशीन जो है वो खराब हो गई तब। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि बुक्स वगैरह हैं, कि देखिए क्रिसमस टाइम में वो बहुत ज्यादा बिकती थी। बहुत सारी ऐसे काम होते थे जो कि सीजनल होते थे, सीजन के अकॉर्डिंग उनमें बिक्री ज्यादा होती थी, सीजन के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड होती थी। तो इसलिए लोग क्या करते थे, लोग वर्कफोर्स को ही रखना ज्यादा सही समझते थे बजाय मशीनों के। ठीक है, क्योंकि मशीनें जो है वो महंगी भी आती और उनका खर्चा भी खराब हो गई तो बनवाने में उनके खर्चे भी ज्यादा थे। इस वजह से लोग उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से, उसकी सुविधाओं के बावजूद उनका उतना यूज नहीं करते थे, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड, यानी कि बी है द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल्स वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी तक इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, इंटरनेशनल मार्केट को वो डोमिनेट कर रहा था। तो ये क्या है, ये आपका ट्रू है। वो इसलिए ट्रू है क्योंकि इस समय तक इंडिया का जो कॉटन था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। वो क्यों ज्यादा थी? क्योंकि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो काफी फाइन था, और जगह से अगर हम लोग देखें तो बाद में जरूर होता है कि बाद में मशीनें आ गई, लोग अपने यहाँ कॉटन उगाने लगे, तो इस वजह से डिमांड जो थी वो घट गई। लेकिन उसके पहले तक हम देखते हैं कि इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उसका डोमिनेशन काफी ज्यादा था। नेक्स्ट है सी आपका है द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अमेरिकन सिविल वॉर का रिजल्ट था इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट जो था उसका रिडक्शन। ठीक है, तो अगर ये देखें, ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसको एफ से शो करेंगे। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि जब अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से क्या था, इंडिया का कॉटन, उसका जो रिजल्ट था, इंडिया का कॉटन जो था वो क्या हुआ था, उसकी डिमांड जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, ना कि वो रिड्यूस हुई थी, ना कि उसका रिडक्शन हुआ था। ठीक है, वो काफी इंक्रीज हो गई थी, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन जो कि अमेरिका से कॉटन लेता था, अब जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया तो ब्रिटेन को कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन क्या करने लगा, इंडिया से कॉटन लेने लगा। इसलिए इस टाइम में इंडिया का कॉटन जो था उसकी डिमांड जो थी वो काफी इंक्रीज हुई थी, ना कि रिड्यूस हुआ था। तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डी है द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल एनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जब फ्लाई शटल वगैरह का इंट्रोडक्शन हुआ, जो हैंडलूम वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनके जो काम है उसमें सुधार हुआ। तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। ठीक है, क्यों ट्रू है? क्योंकि जब मशीनें हैं, मशीनों से काम होने लगा, फ्लाई शटल वगैरह आ गए, हैंडलूम आ गए, तो उसकी वजह से काम जो था वो इजी हो गया। ठीक है, एक साथ काम जो था जल्दी जल्दी हो सक रहा था, और प्रोडक्टिविटी इस वजह से क्या हुई कि बढ़ गई। ठीक है, तो ये ट्रू है आपका। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात अगर हम करें तो नाम से समझ में आ रहा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात हो रही है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड, यूरोप, इन जगहों पे हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये फैक्ट्रीज बनी है तभी इंटरनेशनल मार्केट में चीजें जो थी वो जाने लगी। अगर हम देखें इंग्लैंड, यूरोप, इन जगहों पे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो हो रहा था। हाँ, तब ये काम जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ये काम क्या था कि फैक्ट्रीज की जगह तब घरों में हुआ करता था, लोग अपने घरों में ये काम किया करते थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम क्या था, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम एक तरह से कमर्शियल एक्सचेंज का एक फेज पार्ट था। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम देखें तो चीजें जो थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं था, लेकिन चीजें बनती थी, बन के मर्चेंट्स जाते थे गांवों में, मान लीजिए शहरों में भी काम करा रहे हैं, गांवों में भी गए, वो एडवांस वहां पर उन्होंने मनी दिया कि ये काम जो है वो करना है। अब जब काम हो गया तो वो फिर पूरा मनी देते थे वीवर्स को, और उससे सामान उठा लिया करते थे, ले लिया करते थे। अब उन सामान को वो ले जाते थे
कहाँ पर, पोर्ट पर या कहीं पर भी जहां से वो आगे सप्लाई हो सके। तो यहाँ पर क्या है कि हर चीज जो है, जो सामान है, पहले वीवर्स को उन्होंने दिया कि काम करना है इस पे, तो वहां पर उसके एवज में उन्होंने उन्हें पैसे दिए। फिर आगे ये सामान जब वो किसी को, जो प्रोडक्शन रेडी हो गया है, जो प्रोडक्ट रेडी हो गया उसे वो आगे ले जाते, ठीक है। आगे जब एक्सपोर्टर जो था उसके पास ले गए, जो सप्लायर है आगे के लिए उसके पास ले गए, तो उससे वो पैसे लेते, वो मर्चेंट्स अब उससे पैसे ले रहे हैं और सामान उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कमर्शियल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, ये क्या था, कमर्शियल एक्सचेंज का एक पार्ट था, जिसमें कि लोग जो थे वो घरों में काम ना करके, जिसमें लोग जो थे वो फैक्ट्रीज में काम ना करके घरों में काम किया करते थे, जिसमें कि घर के मेंबर भी इन्वॉल्व हो जाते थे। अगर हम देखें तो ये जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, ये सारा जो काम था, जो इंटरनेशनल मार्केट में चीजें जा रही थी, तो ये सारा काम कंट्रोल होता था किसके द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को तो नहीं पता है कि चीजें कहां कहां तक पहुंचेगी, वो बस एक जगह सीमित होकर रह गए थे, ठीक है। लेकिन जो मर्चेंट्स थे, इनको क्या करना था, इनको पता था कि चीजें जो है इनसे बनवाकर फिर इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो सप्लायर है उसके पास तक हमें पहुंचानी है। तो ये क्या करते थे, मर्चेंट्स जो थे वो इसे पूरी तरह से कंट्रोल करते थे, जो गुड्स था उसे प्रोड्यूस कराते थे और फिर उसे वो आगे ले जाया करते थे। एक मर्चेंट्स के अंदर में अगर हम देखें, एक फेज में 20 से 25 तक वर्कर जो थे वो काम करते थे, और अगर सिंपली अगर देखें तो 20 से 25 वर्कर एक फेज में काम करते थे। इसका मतलब अगर हम सोचें तो यानी कि एक मर्चेंट के अंडर में लगभग सैकड़ों वर्कर्स जो थे वो होते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब, यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सिस्टम है जहां पर कमर्शियल एक्सचेंज होता था, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीजें जो थी उनका प्रोडक्शन होता था और चीजें जाती थी। हाँ, इंडस्ट्रीज जो थी वो तब तक नहीं लगी थी, लोग फैक्ट्रीज की जगह घरों से काम किया करते थे। चलिए बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बाद अब हम आते हैं डिस्कस क्वेश्चंस पे, ठीक है। डिस्कस वाले सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन, ठीक है। 19th सेंचुरी में देखें तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मशीन की जगह पे हैंड लेबर को प्रेफर करते थे, क्यों, ठीक है। तो क्यों, उसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहली चीज कि अगर देखें विक्टोरियन ब्रिटेन में देखें, लेबर जो थे उनकी कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग थे बेरोजगार थे, काम होने चाहिए था, तो लेबर की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब क्वांटिटी ज्यादा है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, उनका जो सैलरी होगी वो कैसी होगी, वो कम होगी। तो कम सैलरी में लेबर जो थे वो आसानी से मिल जाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। तो इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना था कि जब लेबर जो है वो आसानी से मिल जा रहे हैं, कम सैलरी पे मिल जा रहे हैं, तो इसीलिए वो उन्हें प्रेफर किया करते थे। मान लीजिए अगर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन, एक तो एक बार में अच्छा खासा अमाउंट उन्हें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि मशीन जो है वो मेंटेनेंस भी मांगेगी, तो इसीलिए कुछ लोग जो थे वो प्रेफर करते थे हैंड लेबर को कि वो आसानी से भी मिल जाएंगे और कम सैलरी पे काम कर लेंगे, इसलिए। तो पहला तो ये हो गया कि लेबर की जो लेबर शॉर्टेज भी नहीं थी और सैलरी भी हाई नहीं थी, इसलिए रखते थे। दूसरा क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जहां पर सीजनल काम होता था, ठीक है। जैसे गैस घर हो गए, बुक वगैरह का देख लिया, प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, ये सारी, जैसे गैस घर है या बुक का ही पोर्शन हम देखते हैं, तो बुक बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग जो है वो जाड़ों के टाइम में ज्यादा होती थी। जो क्रिसमस वाला टाइम आता था उसमें बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती थी, लोग अपने लिए भी खरीदते थे, लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी खरीदते थे, ठीक है, जगह जगह बांटने के लिए खरीदते थे। तो बुक्स की उस समय पे डिमांड ज्यादा बढ़ जाती थी। तो बुक जब रेडी होगी, यानी कि उसकी प्रिंटिंग बाइंडिंग सब चीज के लिए लेबर चाहिए, तो उस समय डिमांड ज्यादा बढ़ जाती थी। बाकी टाइम में ये बिजनेस जो था वो उतना ज्यादा नहीं डिमांड करता था लेबर की। या गैस घर वगैरह है, ठंडियों का टाइम है तो वहां पर भी लेबर की जरूरत है। यानी कि जो ऐसे सीजनल इंडस्ट्रीज होती थी, सीजनल जहां पर डिमांड होती थी, वहां पर भी लोगों को लगता था कि मशीन की जगह पर ये हैंड लेबर जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, उनसे काम लेना ज्यादा अच्छा है। मशीनें हैं, मान लीजिए एक टाइम में खरीद भी लिया, फिर वो यूज में नहीं है तो वो खराब होंगी, उससे अच्छा लेबर है, जब जैसी जरूरत है रखा, फिर जब जरूरत है तो जरूरत नहीं है तो उन्हें हटा दिया, ठीक है। ये दो रीजन हो गए। तीसरा क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हैंड के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, तो ये रीजन था। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि अगर मशीन से कोई चीज बन रही है तो वो सेम उसी तरीके की, क्योंकि मशीन में अगर हम देखें तो जो उसके साँचे होंगे, जिस तरीके से उसकी कटिंग वगैरह होगी वो होगी,
जितने भी चीज आइटम बन के निकल रहे हैं सारे एक जैसे निकलेंगे। हाथों से अगर हम बनाएंगे तो हो सकता है हम किसी में कुछ और डिजाइन कर देंगे, किसी में कुछ और डिजाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि कोई चीज बन रही है, जैसे ये पेन है, ये पेन अगर मशीन से बना है तो इस तरीके की जितनी भी पेन्स होंगी सारी पेन्स कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। मशीन से बन रही है, सारी पेन्स एक जैसी होंगी। वहीं अगर हम इसको कोई हाथ से बना रहा है तो किसी ने ऐसे बना दिया, किसी ने इसको जिगजैग का शेप दे दिया, किसी ने इसको छोटा बना दिया, किसी ने इसको कुछ दूसरा अलग अलग तरीके का बना दिया, ठीक है। यानी कि हैंड से अगर चीजें बन रही हैं तो एक टाइम में ही क्या है कि जब वो बन रही हैं, जो बना रहा है वो कई डिजाइन उसमें दे सकता है, बट मशीनों से क्या है एक ही तरह की डिजाइन निकल रही है। तो इसलिए भी कुछ इंडस्ट्रीज जो थे वो हैंड लेबर को प्रेफर करते थे। उसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट वगैरह थे, जो पूंजीपति थे, ठीक है, जो बड़े लोग थे, जो जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, वो भी प्रेफर करते थे हैंड से बनी हुई चीजों को, क्योंकि हैंड का जो काम होता था, हैंडवर्क जो होता था वो ज्यादा फाइन होता था मशीन की जगह पे। एक तो मशीन से ज्यादा वो फाइन होता था, दूसरे उनको वैरायटीज मिल जाती थी, इसलिए भी वो लोग प्रेफर करते थे। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में कुछ इंडस्ट्रीज जो थे वो मशीन की जगह हैंड लेबर को प्रेफर करते थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडियन वीवर से कॉटन एंड सिल्क की रेगुलर सप्लाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक की सत्ता उसके हाथ में पूरी तरह से नहीं आई थी तब तक जो इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल था उसकी डिमांड जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से थी, ठीक है। तो जब तक सत्ता हाथ में नहीं आई तब तक कंपनी को फाइट करनी पड़ती थी इसके लिए, ठीक है। तो उस टाइम में जो पुर्तगीज थे, फ्रांसिस थे, डच थे, कंपनी के लोग थे, इन सभी को आपस में फाइट करनी पड़ती थी। इंडियन वीवर्स और मर्चेंट्स जो थे वो क्या करते थे, वो चीजों का काफी मोल भाव इस वजह से करते थे क्योंकि फाइट ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो जहां से उन्हें ज्यादा प्राइस मिल रहा है उसे वो बेच दिया करते थे। तो कंपनी इन चीजों को अपने हाथ में लेना चाहती थी, अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। और जब एक बार कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई, ठीक है, जब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई तब फिर कंपनी ने सोचा कि अब हमें कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, या फिर हमें कंपटीशन नहीं करना पड़े इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि कंपनी ने सोचा कि इन सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेंगे। जो इसका रेट है ये लोग कुछ भी मांग लेते हैं, पहले तो उस रेट को कंट्रोल करेंगे। इसकी जो सप्लाई है ये लोग किसी को भी करते हैं उसे भी कंट्रोल में करेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने इसके लिए जो कंट्रोल करना था या इसका मैनेजमेंट था कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल का, इसके लिए कंपनी ने कुछ सिस्टम जो थे वो बनाए जिसे कि कई स्टेप में पूरा किया गया। स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप था कि उन्होंने गुमाश्ता को अपॉइंट किया। गुमाश्ता एक पोस्ट थी जिसे अपॉइंट किया गया जो कि इंडियन वीवर्स जो थे उन पर निगरानी रखता था, उन पर कंट्रोल रखता था। वो क्या करता था, इंडियन वीवर्स को गुमाश्ता सुपरवाइज करता था, ठीक है, वीवर्स को सुपरवाइज करता था। उसके अलावा जो कॉटन रेडी होता था, जो कपड़ा रेडी होता था, उसकी क्वालिटी जो होती थी उसे चेक करता था, एग्जामिन करता था, और साथ ही साथ सप्लाई पर भी निगरानी रखता था कि जो सप्लाई है वो किसी और को ना हो, ठीक है, और जितनी क्वांटिटी कही गई है उस तरीके से सप्लाई हो, ठीक। तो पहला उन्होंने क्या किया कि गुमाश्ता को अपॉइंट किया, पेड सर्वेंट जिसे गुमाश्ता कहा गया उसे अपॉइंट किया गया। सेकंड क्या किया गया, सेकंड में जो था तो कंपनी ने ये निश्चित किया कि जो वीवर्स हैं उनको पहले से एडवांस दे दिया जाए। एडवांस दे दिया जाए किस लिए? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। अब जो वीवर्स हैं, जो लोग एडवांस ले लेते थे, अब वो क्या करते थे, वो किसी और को अपना कपड़ा, किसी और के लिए वो वीविंग नहीं कर सकते थे, किसी और को कपड़ा जो है वो बेच नहीं सकते थे। अब उन्हें कपड़ा, जो लोग एडवांस पहले से ले रखे हैं, उन्हें कपड़ा जो है वो गुमाश्ता को ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके की योजनाएं उन्होंने बनाई। इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। तो अब कोई जो था वो दूसरे बायर्स के साथ डील भी नहीं कर सकता था, और जो भी पैसा ले लेता था, एडवांस सिस्टम जो लागू हुआ था, जो ले लेता था उसको क्या करना होता था कि उसको हैंड ओवर जो पूरा करना पड़ता था वो गुमाश्ता को ही करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, कंपनी ने ये तो अपने हाथ में कंट्रोल लेने के लिए किया कि गुमाश्ता की नियुक्ति कर दी गई, और गुमाश्ता जो था वो पूरी निगरानी रखता था कि किसी और को आप कपड़े नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी, इन सारी चीजों पर निगरानी रखता था गुमाश्ता।
अब थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कि गुमाश्ता जो था वो जब इस तरह से पेड सिस्टम जो चल गया पहले से एडवांस देने की बात, तो बहुत सारे वीवर्स जो थे गरीब भी थे, उन्हें काम भी करना था, तो वो लोग इसी लालच में कि यहाँ एडवांस में पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए वो लोग इनके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाया करते थे। अब जो लोग इनसे पैसे ले लेते थे एडवांस में, उनको इन्हीं के लिए काम करना पड़ता था और इसके बदले में इन्हें पैसे भी अच्छे नहीं मिलते थे। कहाँ तो ये वीवर्स क्या करते थे, जब लोगों के बीच फाइट होती थी, कंपटीशन था उस टाइम में, तो अपने मुंह मांगे दाम पर चीजों को बेच लेते थे, लेकिन अब वो बहुत कम कीमत पे अपनी चीजें बेचनी पड़ती थी। दूसरी चीज कि जो ये गुमाश्ता होते थे ये बाहर से अपॉइंट होके आते थे, तो ये जो गांव वाले लोग थे उनसे इनका कोई कांटेक्ट या फिर कह सकते हैं उनसे इनका कोई लगाव नहीं था। तो जब भी जो गुमाश्ता हैं उन्हें क्वांटिटी कम मिली या अच्छा कपड़ा नहीं मिला या फिर समय पर नहीं मिला, तो ऐसे टाइम में ये मर्चेंट्स को बहुत पीटने भी लगते थे। जो वीवर्स थे उनकी पिटाई भी कर दिया करते थे, मतलब उन्हें पनिश करते थे, पनिशमेंट के रूप में वो उनकी पिटाई किया करते थे, जिसकी वजह से गुमाश्ता और जो वीवर्स थे उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, हमेशा टकराव रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कंट्रोल करने के लिए चीजों को जो सप्लाई थी या फिर क्वांटिटी थी, ये सारी चीजें की और सामान आसानी से मिल सके, इसके लिए कंपनी ने क्या किया, गुमाश्ता अपॉइंट कर दिया और पहले से एडवांस दे दिया जाता था वीवर्स को, जिसकी वजह से वीवर्स को सिर्फ उन्हीं गुमाश्ता के लिए ही काम करना पड़ता था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन encyclopedia on Britain and the history of cotton. Write your piece using information from the entire. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इमेजिन करना है कि आपसे बोला गया है कि एक आपको इंसाइक्लोपीडिया के लिए आर्टिकल लिखना है। टॉपिक आपका है ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन, ये आपका टॉपिक है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी इसे लिखने के लिए, आपके इस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को लेते हुए आपको ये आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्शन, इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो ऐसा नहीं है कि जब इंडस्ट्रीज आई हैं तब ये शुरू हुआ है, ये पहले से ही हो रहा था। इंडस्ट्रीज के आने के बाद से इसमें तेजी आई। कॉटन एक ऐसी चीज थी जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसीलिए कॉटन को क्या माना गया, न्यू एरा का सिंबल। ठीक है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। ठीक है, जो कि हम देखते हैं लेट 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा लेट 19th सेंचुरी में, क्योंकि उस टाइम में जो प्रोडक्शन था या फिर कह सकते हैं कि जो भी चीजें हो रही थी हर स्टेप में उसमें सुधार बहुत ज्यादा हो रहा था। ये सुधार क्यों था, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करना है, जो उगाना है, फिर आगे जो कताई, बुनाई, छटाई, रंगाई जो भी है, जिस तरीके से वो बन रहा है, वो सारे प्रोसेस जो थे उसमें काफी सुधार आ गया था। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, तो इन्वेंशन एक के बाद एक हो रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो था वो तेजी से बढ़ा। इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, डिवाइस्ड बाय द जेम्स हरग्रीव्स 1764 में हरग्रीव्स ने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन लाई थी, जिसकी वजह से क्या था कि लेबर की डिमांड जो थी वो कम हो जानी थी, उस मशीन जो थी वो काम कर रही थी। ठीक है, जो रील में धागे, स्पिंडल में जो धागे लपेटने का काम था वो मशीन से होना था, और जो कि फटाफट मतलब एक साथ ढेर सारी रील में धागे जो थे वो स्पिंडल में धागे रोल हो जाने थे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, लेबर डिमांड जो थी वो घटने लगी और प्रोडक्शन जो था वो इसकी वजह से तेजी से हो रहा था। प्रोडक्शन एक साथ ढेर सारी स्पिंडल रेडी हो रही है और वो भी जल्दी से हो रही है और लेबर डिमांड जो है वो घट रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डिवाइस जो कि जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में, डिवाइस का नाम था स्पिनिंग जेनी, जिसने क्या किया, लेबर की जो डिमांड थी उसे रिड्यूस कर दिया। फिर आगे हम देखते हैं फ्लाई शटल, जिसकी की जॉन की 1769, ठीक है, 1769 में जॉन की ने फ्लाई शटल की इसे इन्वेंशन किया। फ्लाई शटल, पावर लूम, ये सारे जो आ गए तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो था वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि चीजें जो थी वो ज्यादा अच्छे से होने लगी। तो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कॉटन जो है उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, देन रिचर्ड आर्कराइट
ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रिचर्ड आर्कराइट जो थे उन्होंने क्या लाया, एक तो स्पिनिंग जेनी थी उसमें सुधार भी कुछ करवाया, उसके अलावा उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया किसका, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट लाया। अब फैक्ट्रीज के बन जाने से ये कॉन्सेप्ट जो था वो लोगों को पसंद आया। फैक्ट्रीज के बन जाने से क्या हुआ कि जो काम था, पहले क्या था कि अलग अलग किसी गांव में लोग चले गए, अलग अलग जगह पर किसी को जो कॉटन है उसकी छटाई के लिए दे दिया, उसमें से सीड्स, कॉटन जब रेडी होता है सीड होते हैं, किसी को सीड निकालने का काम दे दिया गया, किसी को उसको छांटने का काम, किसी को फिर आगे कताई का काम, फिर उसे रंगने का काम, फिर उसके बाद ये जाके इनकी फिनिशिंग का काम होता था। तो अलग अलग जगहों पे होता था। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आ गया फैक्ट्रीज का जो कि आर्कराइट ने लाया था, जब फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद सारी चीजें जो थी वो एक छत के नीचे होने लगी, इजी हो गया। लेकिन इसे अपनाया गया देर में। अभी भी क्या था कि नाउ ऑल द प्रोसेस इन द फैक्ट्री स्टार्टेड हैपनिंग अंडर वन रूफ। तो जब रिचर्ड आर्कराइट ने क्रिएट किया कॉटन मिल तो चीजें जो थी वो एक छत के नीचे होने लगी। लेकिन फिर भी अभी भी अगर देखा जाए जो ये कॉन्सेप्ट आया था इसके बाद भी देखा जाए कि बहुत जल्दी लोगों ने इसे नहीं अपना लिया। अभी भी जो चीजें हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, लोग अपने घरों से ही कर रहे थे, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बिजनेसमैन थे वो मशीनों में पैसा नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि मशीनों में पैसा लगाने के लिए जाहिर सी बात है मशीन है, खरीदनी है, एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए, और उसके बाद मशीन बिगड़ गई तो फिर उनका नुकसान है। ठीक है, मशीन बनवाना पड़ेगा। ठीक, कोई गारंटी भी नहीं है कि मशीन जो है वो बन ही जाएगी, हर तरीके की सोच थी। तो इस वजह से बहुत जल्दी लोगों ने इसे अपनाया नहीं। तो नाउ इट वाज वेरी फास्ट बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। तो जिस तरीके से डोमेस्टिक यूनिट्स में लोग काम कर रहे थे अभी भी उस तरह कर रहे थे। धीरे धीरे चीजें बढ़ी, यहाँ तक कि जब जेम्स वाट जिसने क्या किया था, स्टीम इन्वेंशन किया था। ठीक है, स्टीम की खोज जिसने की थी, तो उसने न्यूकॉमन ने डिजाइन किया पावर स्टीम, जिसकी वजह से काम था कि और इजी हो जाना था। लेकिन फिर भी लोग जो थे पावर स्टीम को अपनाने से कतरा रहे थे। जेम्स वाट ने उसकी डिजाइन में सुधार भी किया न्यूकॉमन के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी लोग जो थे स्टीम पावर को उतने जल्दी नहीं अपना रहे थे, क्योंकि फिर वही चीज कि मशीन है, अगर खराब हो गई तो लेबर है, लेबर आसानी से मिल जाएंगे। एक लेबर काम कर रहा है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो दूसरा लेबर मिल जाएगा, वो छोड़ के चला गया तो दूसरा लेबर मिल जाएगा। लेकिन मशीन क्या है, मशीन उन्हें फिर से बनवानी पड़ेगी और अच्छा खासा खर्चा आएगा। इसलिए अभी भी लोग जो थे बहुत तेजी से इसकी तरफ नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन एवरीवेयर। इंडियन कॉटन उस समय बहुत ज्यादा डिमांड में था। पुर्तगाली, डच, फ्रांसिस, ये सभी लोग इसकी डिमांड करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो मर्चेंट्स होते थे ले जाते थे तो वहां पर बोली लगती थी, बोलियां लगती थी। आप लोग समझते होंगे, जब बोली लगती है तो जो ज्यादा रेट देता है उसको लोग चीजें बेच देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे यहाँ आ गई थी, तो वो क्या कर रही थी, वो चाह रही थी कि चीजें जो है अपने कब्जे में ले ले। लेकिन तब तक बंगाल, कर्नाटक, इन पे उनका कब्जा नहीं हुआ था। जब बंगाल और कर्नाटक पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया उसके बाद पावर इनके हाथ में आ गई। कंपनी ने पूरी तरह से जो ये कॉटन उद्योग था उसको अपने हाथ में लेने के लिए, अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि गुमाश्ताज जो थे उनको, पेड सर्वेंट गुमाश्ताज जो थे उनको उन्होंने अपॉइंट किया। गुमाश्ताज क्या करते थे कि जाकर जो काम कर रहे थे, जो कॉटन वगैरह का काम करते थे, उनके पास वो जाते थे, उन्हें पैसे दे देते थे पहले से कि वो उनके लिए कॉटन जो है कपड़े हैं तैयार करें, कॉटन जो रेशे हैं उनको तैयार करें, हर तरह के रिलेटेड जो उससे काम थे उसके लिए वो उन्हें पैसे दे दिया करते थे। अब जो लोग उनसे पैसे ले लेते थे उनको काम जो था वो गुमाश्ताज के लिए करना पड़ता था। ठीक है, वो किसी और को अब अपना कॉटन नहीं बेच सकते थे। तो गुमाश्ताज जो थे वो अपॉइंट कर दिए गए, ये पेड होते थे और जो कि क्या करते थे, इवैल्यूएशन करते थे, एग्जामिन करते थे जो चीजें रेडी हो रही हैं उसकी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ कि इंडियन कॉटन जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, आगे डिमांड वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अब यूके में बड़ी तेजी से प्रोडक्शन इसका होने लगा। ठीक है, यूके कॉटन प्रोडक्शन स्लो डिमांड्स सिग्निफिकेंटली फेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर कॉटन जो था वो प्रोडक्शन तेजी से हो गया, जिसकी वजह से इंडियन कॉटन की डिमांड जो थी वो वहां पर कम हो गई। ठीक है, क्यों कम हो गई? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा था इसलिए नहीं कम हो गई। इंडिया का कॉटन जो था वो बहुत फाइन था, जिसकी वजह से कहा गया था कि इंडिया का कॉटन जो है उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। लेकिन क्यों कम हो गई? क्योंकि जो यहाँ के बिजनेसमैन थे, जो लोग वहां पे कॉटन प्रोडक्शन कर रहे थे, जो मिल वगैरह में काम करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि इंडियन कॉटन
की डिमांड इतनी ज्यादा है तो हमारा कॉटन कौन लेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक तो इंडस्ट्रीज लग गई थी 1730s, ठीक है, 1730s में सबसे पहली इंडस्ट्री जो थी वो इंग्लैंड में लगी थी। तो इंडस्ट्री लग गई थी तो वहां से, लेकिन तेजी उसमें बहुत तेजी से नहीं आई थी। लेट 18th सेंचुरी में हम देखते हैं तब जाकर तेजी आई थी, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो था यूनाइटेड किंगडम में तेजी से हो रहा था, क्योंकि अब क्या था, इंडस्ट्रीज लग गई थी। तो वहां पर मिल में बने हुए कपड़े थे जो सस्ते भी पड़ते थे, लेकिन इंडियन कॉटन की वहां पर डिमांड थी, जिसकी वजह से वहां के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि क्या किया जाए कि इंडिया का जो कॉटन है उस पर रोक लगा दी जाए, ठीक है, उस पर टैक्स बढ़ा दिए जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए। और इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसलिए बोला गया कि वहां पर भी हमारे कपड़े जो हैं, वहां की चीजें हमारे यहाँ ना आए, ठीक है, और इसके अलावा हमारे कपड़े जो हैं रेडी जो हैं वो वहां पर भेजे जाए। तो जो उनके कपड़े बने हुए होते थे, मिल में बने होने की वजह से वो सस्ते भी होते थे, इसलिए वो इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से बिके। तो इंडियन कॉटन की यानी कि यहाँ पर डिमांड जो थी वो कम हो गई, बहुत कम हो गई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अचानक से डिमांड जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब हम देखते हैं 1862 में अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस टाइम में अमेरिका से जो सप्लाई हो रही थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से इंडियन कॉटन की डिमांड जो थी वो फिर से बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री जो थी वो समझ में आ गई होगी एक तरह से उनका, ब्रिटेन एंड द कॉटन इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर क्या है, पहले काम चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, मशीनें आई, काम था तेजी से चलने लगा, कॉटन इंडिया से भी जाता था, उनका खुद का भी होता था, लेकिन जब वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो इंडियन कॉटन की डिमांड वहां पर बंद हो गई, ठीक है, उसको बंद करा दिया गया। फिर उसके बाद जब अमेरिकन सिविल वॉर जो था जब वो छिड़ा है, तो हम देखते हैं जो 60s का टाइम है, 1860s का जो टाइम है, उस टाइम में इंडियन कॉटन की फिर से वहां पर डिमांड जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका से सप्लाई जो थी वो उनके लिए बंद हो गई, ठीक। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों बढ़ा, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की चीज अगर हम देखेंगे, पहले की कंडीशन देखेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज की, तो बहुत बुरी थी। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हमें क्या कर रखा था, कॉलोनाइज करके रखा था, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भी उनका कब्जा था। तो क्या करते थे, बाहर अपने यहाँ की बनी हुई चीजें जो थी वो हमारी मार्केट में बिकवाते थे, और जो यहाँ का कॉटन और सिल्क जो टेक्सटाइल था वो सब जगह पे उसकी डिमांड थी, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तो हमारी चीजें बाहर नहीं जा सकती थी और बाहर की चीजें जो थी वो हमारी मार्केट में बिक रही थी। इस वजह की इससे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत बुरी हालत में थी कि यहाँ के लोग भी उन चीजों को नहीं यूज कर पा रहे, बाहर जाने की तो बात दूर है। उसी टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जब छिड़ गया, तो जो ब्रिटेन से कपड़े यहाँ पर आया करते थे, ब्रिटेन के जो सामान यहाँ पर आया करते थे, अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि वॉर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी सामानों की, कपड़ों की, हर चीज की, वर्दी की, टेंट की, तो इसलिए वो लोग अपनी जरूरतों को ही पूरा करने में लगे थे। तो वहां की चीजें जो है यहाँ की मार्केट में आती थी पहले, तो वो आना बंद हो गई। तो इसलिए इंडस्ट्रीज जो थी वो थोड़ा सा ग्रो की कि यहाँ के लोग जो है अब यहाँ की चीजों को ही यूज करने लगे। युद्ध लंबा छिड़ गया। जब युद्ध लंबा छिड़ गया तो युद्ध के लंबा छिड़ने की वजह से लंबा खिंच गया, युद्ध जो था वो लंबा खिंच गया। युद्ध के लंबा खिंचने की वजह से क्या हुआ कि अब जो ब्रिटेन वहां उस युद्ध जो आर्मी की जरूरतें पूरी कर रहा था, अब वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए बाहर से भी सामान आना था। तो इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज से चीजें जो है वो तैयार होकर जाने लगी, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री जो थी अब उसे फायदा ये होने लगा कि यहाँ के लोग तो चीजें यूज कर रहे हैं, यहाँ से चीजें बनकर युद्ध में भी जा रही, और युद्ध में डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ से बन के जैसे जूट बैग हो गया, आर्मी की यूनिफॉर्म हो गई, टेंट हो गया, ठीक है, लेदर बूट्स हो गए, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स हो गए, और बहुत सारे सामान जो थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फैक्ट्रीज जो थी पहले तो ग्रो कर नहीं रही थी, फैक्ट्रीज में उतना काम था नहीं, तो बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज भी नहीं थी। अब जब डिमांड बढ़ने लगी तो पुरानी फैक्ट्रीज जो थी वो कई शिफ्टों में चलने लगी, यानी कि दिन रात अब काम वहां पर चलने लगे। उसके अलावा नई नई फैक्ट्रीज भी लगने लगी, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, दिन रात काम हो रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को उस दौरान रोजगार भी मिला।
इसी वजह से हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और काम के जो घंटे थे, वर्किंग आवर्स जो थे वो भी बढ़ा दिए गए। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बूम कर गई। उस टाइम में इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनका प्रोडक्शन जो था वो काफी बढ़ गया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।